भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया। चारों तरफ उनको लहराता हुआ तिरंगा दिखता है, तो ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट किसकी है? सावरकर की विचारधारा अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है, मजबूत है, तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, मत्था टेक दो। कमजोर देशों को मारना, ये मानसिकता दिखाता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का। क्या वो पाकिस्तान को कमजोर देश मानते हैं? नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या राहुल गांधी ने मान लिया है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद कश्मीर बदल चुका है? क्या राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के नए कश्मीर पर आज मुहर लगा दी है? दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन के आखिरी दिन आज राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर में करीब 40,000 युवाओं ने तिरंगा फहराया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी का नाम लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने तो 15-20 बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने ही लाल चौक पर झंडा फहराया, लेकिन उनकी यात्रा में कश्मीर तिरंगामय हो गया। सबसे पहले आप राहुल गांधी को सुनिए। मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, कहते हैं कि मैंने भी जाके लाल चौक में तिरंगा फहराया था। मैं सुन रहा था, मैंने सोचा देखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बात समझ नहीं आई। नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 15-20 लोगों के साथ जाकर लाल चौक पे तिरंगा फहराया। भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री को फर्क नहीं समझ आया। हमने हिंदुस्तान की भावना, इस झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं के अंदर डाल दी। आपने अपने झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीन ली। यह फर्क है हम में और आप में। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को समझ में नहीं आया। सवाल है कि वो खुद क्या समझ पाए। ये बयान देकर राहुल गांधी खुद ही फंस गए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जब तिरंगा फहराया था वो 1992 की बात थी। तब कश्मीर में आतंक का बोलबाला था। तिरंगा फहराना चुनौती थी, आतंक की धमकियां मिल चुकी थी, पोस्टर लग चुके थे। लेकिन आज साहब वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं। मोदी सरकार के नए कश्मीर का सपना साकार हो रहा है। तभी तो राहुल गांधी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी आतंकी धमकी के तिरंगा फहरा पाए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी का बयान आपने सुना। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री को बात समझ में नहीं आई। मोदी सरकार की कोशिशों के बाद माहौल सुधरा है। राहुल गांधी 40,000 लोगों के साथ तिरंगा फहरा पाए। कश्मीर आतंकवाद के साथ नहीं है, आज का कश्मीरी राष्ट्रवाद के साथ है। लेकिन सवाल है कि यह बात राहुल गांधी कब समझेंगे? बीजेपी ने इसी बात को लेकर राहुल गांधी पर पलटवार किया। सुनिए। आज जिस प्रकार से अपने भाषण में जम्मू कश्मीर के विषय में कहा है, मैं तो उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज एक्नॉलेज्ड व्हाट द मोदी गवर्नमेंट हैज अचीव्ड। राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं अपने भारत जोड़ो यात्रा में, और इस यात्रा में जम्मू कश्मीर में वो चारों तरफ तिरंगे झंडे देखते हैं। चारों तरफ उनको लहराता हुआ तिरंगा दिखता है। तो ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट किसकी है? यह सवाल उठता है कि जिस जम्मू कश्मीर में पहले कोई तिरंगा नहीं लहराता था, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के नेता देते थे। आर्टिकल 370 को छू के दिखाओ,
तिरंगा को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के सहयोगी और उनके नेता देते थे। आज अगर उसी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को हजारों हजार तिरंगे दिख रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इसके पीछे क्या कारण है, इसकी चिंतन भी राहुल गांधी को करना होगा। आज अगर लोगों ने तिरंगा अपने हाथ में उठाया हुआ है, अगर लाल चौक में तिरंगा है, इसके पीछे का कारण सुशासन जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिया है वह है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के दिए बयान पर भी हमला बोला। वीर सावरकर को भी घसीटा और कहा कि इनकी भावना है कि शक्तिशाली के सामने झुक जाओ, कमजोर को मार दो। बीजेपी ने राहुल गांधी पर इसे लेकर भी करारा हमला बोला। सुनिए। सावरकर की विचारधारा अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है, मजबूत है, तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, मत्था टेक दो। हिंदुस्तान के मंत्री कह रहे हैं, हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इसको क्या नेशनलिज्म कहते हैं? इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? क्या कारण रहा है कांग्रेस पार्टी का? उन्होंने पीछे भी इन द यस्टर मंथ्स एंड इयर्स उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के विरोध में कहा था और आज भी कहा कि कमजोर देशों को मारना। और जहां तक शक्तिशाली देशों के आगे झुकने का सवाल है, झुकते हुए तो हमने ए.के. एंटोनी साहब को पार्लियामेंट में 2013 में अपने वक्तव्य, अपने स्पीच के दौरान देखा था। अब एक और जबरदस्त बयान आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी खुद को सत्याग्रही और बीजेपी को सत्ताराही बता रहे थे। यह बयान भी आपको सुनना चाहिए। महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब, सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो, सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। इनके लिए एक नया शब्द है आरएसएस बीजेपी वालों के लिए। हम है सत्याग्रही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे सत्ता के लिए। राहुल गांधी को आपने सुना। चलिए आज के बड़े सवाल आपके सामने रखते हैं, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज का पहला बड़ा सवाल होगा 2024 की लड़ाई क्या सत्याग्रही बनाम सत्ताराही? लेकिन यह भी देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन सत्ताराही नहीं है। तिरंगे पर बयान देकर क्या राहुल गांधी फिर से फंस गए? सवाल यह भी होगा कि वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदल गए, राहुल गांधी इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे? और सवाल यह कि जो भी राहुल गांधी ने कश्मीर को लेकर कहा, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नए कश्मीर पर मुहर लगा दी है क्या? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। संजय राणा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हैं। याना मीर हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ी हुई हैं। अनुज अत्रे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। माजिद हैदरी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। आसिफ सोहेल हमारे साथ जुड़ जाएंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अनुज अत्रे साहब, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आपके नेता ने यह बड़ी बात कही है। पहले 15-20 लोगों के सामने ही, अब हालात बदला, माहौल बदला, 40,000 लोग के सामने। बीजेपी कह रही है यही तो फर्क है साहब, जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा। निश्चित तौर पे देखिए, परिस्थितियों के हिसाब से हालात बदलते रहते हैं। एक वो भी परिस्थिति थी 1990 के जम्मू कश्मीर को याद कर लीजिए, जब राष्ट्रपति शासन था, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वीपी सिंह जी की सरकार थी और जगमोहन जी राज्यपाल थे कश्मीर के। 70,000 कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ इनके राज में। तब से लेकर के आज तक बता दीजिए कि कौन से हालात कश्मीरी पंडितों के बदल गए हैं। तब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ लगातार, तब से उनके साथ वहां पर उनकी हत्याएं हुई, उनके साथ मारपीट हुई, उनके साथ लूटपाट हुई। और अब जब से 2019 से इन्होंने 2000 धारा 370 हटाई है,
तो अब बता दीजिए कौन से हालात सुधरे हैं? क्या कश्मीरी पंडितों को उन्होंने वापस विस्थापित कर दिया है? क्यों कश्मीरी पंडितों को इनके राज में सबसे ज्यादा जो है वहां पे प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, जो बचे कुछ हैं वहां पर? अनुज अत्रे साहब, दो बातें। एक तो कश्मीरी पंडितों पर सर डिबेट नहीं हो रही थी, और अगर आप करना ही चाहते हैं तो बताइए क्या आपने एक भी कश्मीरी पंडित को ले जाकर जम्मू कश्मीर में हाथ पकड़कर बसाया है कि भाई तुमको हटा दिया गया तो हम तुम्हें बसा रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज यह है, क्या आपकी भारत जोड़ो यात्रा को कोई धमकी मिली? क्या किसी आतंकी संगठन ने धमकी दी, पोस्टर लगा दिया कि लाल चौक पर जाओगे मार देंगे? यह हुआ था सर बीजेपी की जब एकता यात्रा थी। तो यह फर्क आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप पॉलिटिकली समझना नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल फर्क समझ में आ रहा है राकेश जी। क्यों नहीं फर्क समझ में आ रहा है? देखिए, नए कश्मीर पर मुहर है सर, बोल दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये कश्मीर, ये वही नया कश्मीर है ना जिसमें इन्होंने पीडीपी के साथ मिलकर के 3.5 साल आपने मलाई चाटी के साथ सरकार, वही पीडीपी। आप बोलिए नेशनल टेलीविजन पर, अनुज अत्रे साहब, आपकी पार्टी ने पीडीपी के साथ अलायंस किया कि नहीं? सरकार बनाई कि नहीं? मुझे मेरी बात राकेश जी पूरे कहने दीजिए, ये आप सवाल पूछ लीजिए। नहीं सर, अगर बीच में फैक्चुअल एरर आएगा तो मैं ठीक करूंगा सर, वरना मैं नहीं रोकता। नहीं, पूरी बात कहने दीजिए। देश के लोगों को सच्चाई पता चलनी चाहिए ना सर। कर लीजिएगा जी। देखिए, हमने तो कभी भी इस तरह का मुद्दा नहीं उठाया ना, ये तो इनके डीएनए में, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में था। लेकिन जब सत्ता की मलाई चाटनी थी तो क्यों महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने सरकार चलाई जिसने अफजल गुरु को जो शहीद का दर्जा? आप क्या कर रहे थे पीडीपी के साथ? क्या ये बताएं? पहले इनसे सवाल पूछते। अरे सर, वो पूछ लूंगा, सवाल पूछते, वो पूछ लेंगे सर। जब हमारे साथ जवाब देंगे सर। हमारे साथ कभी भी पीडीपी ने इस तरह अत्रे साहब रहते हुए इस तरह की मांग अत्रे साहब वो जवाब देंगे। शलम मैं पूछ रहा हूं, आप पीडीपी के साथ क्या कर रहे थे सर? आप पीडीपी के साथ क्या कर रहे थे? हमारे साथ पीडीपी ने कभी भी आतंकवादियों को समर्थन देने की, उनको शहीद का दर्जा देने की मांग कभी नहीं करी। हमारे राज में कभी भी इस तरह से काम नहीं हुआ। एक छोटा सा पाकिस्तान की आतंकवादी आकर के हमारे देश में हमला करते हैं और हम आईएसआईएस को बुला के कहते हैं आप आइए हमारे खिलाफ जांच कीजिए, और वो आईएसआईएस आकर के हमें छोटी बातें। अत्रे साहब, एक और बहुत छोटा सा सवाल, मैं नहीं उलझना चाहता था। पीडीपी ने जब बीजेपी के साथ सरकार बनाई, उसने आतंकपरस्त बातें की, वो गलत हो गया, बीजेपी को समझना चाहिए था, पहली चीज। उसके बाद आपकी भारत जोड़ो यात्रा में महबूबा मुफ्ती क्यों आती? वही महबूबा मुफ्ती कुछ दिन पहले कहती है तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, खून की नदियां बह जाएंगी, 1947 जैसा माहौल हो जाएगा। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से कहा तो उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद बीजेपी की सरकार आपके साथ नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में क्यों आई सर? बाद उनको बीजेपी की सरकार ने रिहा कर दिया। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में क्यों आई फिर, अगर महबूबा मुफ्ती गलत है तो? देखिए, जब सरकार ने क्लीन चिट दे दी है, भाजपा की सरकार ने क्लीन चिट तब ठीक हो गई। अगर वो अपराधी हैं तो उनको अंदर कर दिया जाए। नहीं, तब ठीक हो गई। ने उनको क्लीन चिट दे दी। और ये भारत जोड़ो यात्रा एक ओपन फोरम था राकेश जी, उसमें तो आप भी आते, आपका भी स्वागत करते हैं। नहीं सर, उसमें सबका ओपन हम पत्रकार सर, सुनिएगा, इस देश को जोड़ने की बात करेगा, देश को जोड़ने की मंशा से जुड़ना चाहेगा, अगर महबूबा मुफ्ती देश जोड़ने की मंशा से थी तो उनका स्वागत किया। अगर देश तोड़ने की बात की तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। सुनिए ना सर, एक छोटी सी बात बता दूं, हम पत्रकार किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम में सिर्फ कवर करने के लिए शामिल होते हैं सर, उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनते हैं, ये आपको एहसास होना चाहिए। चलिए शलमणि त्रिपाठी जी, सब आप लोगों की गलती है सर, सब आप लोगों की गलती है। शलमणि, आपने पीडीपी के साथ बनाई गलत, ये पीडीपी के साथ बनाए सही। देखिए, पूरा देश इस बात को जानता है और पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि धारा 370 के मसले पर जब पूरा भारत एक साथ खड़ा था, पूरा भारत एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा था, तो इस देश की एक पार्टी ऐसी थी जो देश के साथ गद्दारी कर रही थी और वो भाषा बोल रही थी जो हमारे देश के दुश्मन बोलते हैं। धारा 370 को लेकर पाकिस्तान रोना रोता रहा। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, 370 वापस बहाल करो, 370 लगनी चाहिए। पूरा देश इस बात का विरोध कर रहा था और पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा था कि 370 हटा के बहुत अच्छा किया। लेकिन अकेले नेता राहुल गांधी थे, कांग्रेस पार्टी थी जो इस देश का नमक खाती थी, इस देश की मिट्टी में पलती थी, लेकिन खुलकर कहती थी कि हम धारा 370 हटाए जाने के पक्ष में नहीं है, बल्कि हम तो धारा 370 लगाए जाने के पक्ष में। अरे हम तो आज भी नमक खाते हैं इस देश का, हम खाते नहीं थे, हम आज भी इस देश का नमक खाते हैं लेकर पहुंचे, लेकिन देश के नमक का हम हक अदा करते हैं। कश्मीर में ये भाषा नहीं बोलने दिया, देश के नमक का हक अदा करते हैं। अत्रे साहब, शलमणि ने आपके बीच में नहीं बोला सर, तो आप क्रॉस कर दीजिएगा ना, मैं फिर मौका दे दूंगा सर। नमक खाते होंगे, हम तो इस देश का आज भी नमक। अत्रे साहब, शलभ भाई को बोलने दीजिए सर, शुरुआती रिमार्क में नहीं टिप्पणी, मैं फिर आपको समय दे दूंगा। शलभ भाई अपनी बात पूरी करिए। देखिए, जब इनकी हकीकत सामने आती है ऐसी ही बात लाते हैं। इनके नेताओं ने किस स्तर पे गद्दारी की, राहुल गांधी ने कहा नहीं, और पाकिस्तान की भाषा देख लीजिए, पाकिस्तान के जो हुक्मरान उनकी भाषा देखिए और राहुल गांधी की भाषा देखिए। हम सब तो हैरान थे, पूरा देश हैरान था कि पूरे देश के लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ये ट्वीट क्या राहुल गांधी का और पाकिस्तान का एक जगह से ब्रीफ हो रहा है, एक तरह की भाषा, एक तरह का संदेश, एक तरह की मांग, और ये मांग कि 370 बहाल करो। तो आप जरा कल्पना करिए कि हिंदुस्तान की माटी में पलने वाला, हिंदुस्तान की माटी में जीने वाला
कौन सा व्यक्ति है जो 370 के पक्ष में था उसको गद्दार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? हमारे जवान जब चाइना के जो सैनिक है उनसे मुकाबला कर रहे थे, उनको पीट रहे थे, उनको खदेड़ रहे थे, तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमारे जवानों का मजाक किसने उड़ाया? राहुल गांधी ने बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे लोग पिट रहे थे। तो ये बात तो पूरा देश इस बात को लेकर संबित था कि राहुल गांधी चाइना के प्रवक्ता के तौर पर देश के भीतर बैठे हैं या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो हम तो समझ सकते हैं। अभी इन्होंने डीएनए की बात की, हम किसी के डीएनए पे नहीं जाना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि धारा 370 के पक्ष में आपका खड़ा होना और जिस वक्त चाइना से वॉर चल रही हो, मुकाबला चल रहा हो, उस वक्त चाइना को प्रश्रय देना, चाइना को बढ़ाना, ये आपका डीएनए बताता है कि आपके डीएनए में किस स्तर पे गद्दारी भरी पड़ी है कि आप 370 की आज भी वकालत करते हैं। आज भी आप कहते हैं कि 370 लगना चाहिए। आपकी हिम्मत अगर तो आप बोलिए, अपने नेता को बोलिए, वो जाते हैं कश्मीर, क्या वो लेकर जाते हैं? पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि आज वो कश्मीर में गए हैं। आज जिस कश्मीर में 370 लगाने की वकालत कर रहे हैं, आज कश्मीर के लोग निकले हैं, कश्मीर के लोग तिरंगे को अपने सीने पर लगा रहे हैं। वरना आप क्या कहते थे? आपने तो वहां के जो सरकारी दफ्तर थे, सरकारी कार्यालय थे, वहां से भी तिरंगा। चलो भाई मैं आता हूं सर। आप तो वहां भी तिरंगा नहीं देखना चाहते थे। 10 सेकंड ठीक है, एक मिनट, एक बार सब लोग बोले अत्रे साहब, फिर मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। माजिद हैदरी, आप तो कश्मीर के हैं, 40,000 लोग आज हैं, पहले 20 लोग बड़ी मुश्किल से जुट पाए, तब धमकियां मिलती थी, आज एक भी आतंकी पोस्टर नहीं लग पाया। यह बदलाव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मानेंगे। देखिए राकेश भाई, एक बात पहले मैं आपकी मानूंगा कि बिल्कुल जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो श्रीनगर में सब एंड हुई, उसमें एक चीज बहुत अच्छी रही कि तिरंगा हर जगह फहराया गया, लहराया गया। एक दिन नहीं, 4 दिन पूरे श्रीनगर में राहुल गांधी जी घूमे फिरे, हंसी खुशी, और इतना ज्यादा उन्हें अच्छा लगा कि वो दोबारा भी आए 1 महीने के बाद। तो राहुल गांधी जी को इस चीज के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतनी अच्छी सुरक्षा थी वहां पे, कि तिरंगा भी फहराया, खुशी भी मनाई। अरे सुरक्षा हुई इसीलिए कि बदला है माजिद हैदरी, आप भी एंडोर्स कर रहे हैं, मुहर लगा रहे हैं माजिद हैदरी। नहीं, सुरक्षा इसीलिए बेहतर हुई कि जम्मू कश्मीर बदल चुका है सर, लोग इस बदलाव को स्वीकार कर चुके हैं। अब मैं तर्क पे आ रहा हूं कि आपको समझना होगा राहुल नहीं, अब आप कुतर्क पर आ रहे हैं जो मुझे लग रहा है। बोलिए अपनी बात। राकेश भाई, राहुल गांधी जी कोई साधारण नेता नहीं, जो व्यक्ति 4,500 किलोमीटर पैदल चले, रात को कंटेनर में सोए, दिन को जली सूखी रोटी खाए, सिर्फ देश को जोड़ने के लिए, और उस मार्ग पे चले जिसकी शिक्षा श्री राम ने दी थी। तो राहुल गांधी जैसा मुझे छोड़िए ना, माजिद हैदरी सर सुनिए ना, अत्रे साहब क्या करेंगे? आप कांग्रेस पार्टी की इतनी बात करेंगे तो अत्रे साहब को मैं हटा देता हूं, आपके नाम के नीचे लिख देता हूं कांग्रेस प्रवक्ता। सच बोलने दीजिए। नहीं सच नहीं, तो अपनी बात रखें ना सर। कांग्रेस तो कांग्रेस पार्टी के बिहार पर आप है ना सर बात करने के लिए। गोदी में बैठ करके भाजपा की बात करे तो वो साधारण नेता है, कोई भाजपा की गोदी में बैठ के भाजपा की बात करे तो वो न्यूट्रल। आप ये यानामीर, ना मैं भाजपा का हूं, मैं सत्य की बात करता हूं, मैं गांधी। आप तो सत्य बोलिए ना, सीधे से सत्य बोलिए ना। जम्मू कश्मीर बदल चुका है, लोग बदलाव को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन यानामीर माजिद हैदरी इस बात को खुले तौर पर खुले मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे। मैं खत्म कर रहा हूं बात। ये तो वीर की खुशी में आप कहते हैं मुझे इस पे आपत्ति है। वो जो फिरंगियों का जासूस था, उसकी वीरता यही थी कि फिरंगियों का जासूस था, फिरंगियों से माफी मांगता था, उनके देश के खिलाफ गद्दारी करता था। अरे अपने नेताओं से जाकर पूछिए जो पाकिस्तान पर और आतंकियों की बात करते हैं। आपने अभी पूछ दूंगा आपसे, बुरहान वानी कौन था? जवाब नहीं दे पाएंगे। वीडी सावरकर को बोलिए, बुरहान वानी कौन था? बोलिए बुरहान वानी कौन था? आप मुझे बताइए, वीडी सावरकर कौन था? बोलिए बुरहान वानी कौन था? माजिद हैदरी बोलिए, बुरहान वानी कौन था? हिस्सा ही नहीं है। बोलिए बुरहान वानी कौन था? कहां आपके नाम का हिस्सा भी? माजिद हैदरी बुरहान वानी कौन था? बन गया माजिद हैदरी बुरहान वानी कौन था? गोडसे का बुरहान वानी कौन था? बोलिए, आतंकी था जिसे सुरक्षा बलों ने मार दिया। नहीं मतलब बताने की, ये आपकी सच्चाई है जो मैं बार बार दिखाता हूं, बार बार आपको बुलाकर बार बार दिखाता हूं कि मुट्ठी भर लोग वहां पर बैठे हैं। यानामीर जुड़ चुकी है। यानामीर, सच्चाई ठीक है। संजय राणा, ये माजिद हैदरी को सच्चाई नहीं समझ में आ रही, बुरहान वानी की सच्चाई नहीं स्वीकारते हैं, ये सच्चाई है इनकी। गुड इवनिंग। मुझे सावरकर से आपत्ति है। अरे उसे वीर ना कहिए। आपको बुरहान वानी को आतंकी कहने से आपत्ति है माजिद हैदरी। अरे मुझे विनायक, चलिए शांत रहिए, संजय राणा का समय है। अरे शांत रहिए माजिद हैदरी, सिर्फ आपके लिए डिबेट नहीं है सर। संजय राणा। राकेश जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक बंजरता से गुजर रही है। देखना, आप देखिए, 2 लोगों के सहारे, एक कैक्टस है, एक अमर बेल है, जिसके सहारे अपनी नैया को पार लगाना चाहते हैं। आप ये देख लीजिए, राहुल गांधी अपने आप से लड़ रहे हैं, अपनी बुद्धिमत्ता से लड़ रहे हैं, अपनी विचारधारा से लड़ रहे हैं, अपनी सोच से लड़ रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा हो क्या करे क्या ना करे। उनकी लड़ाई
भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के साथ नहीं, उनकी लड़ाई अपने आप से है, अपने पार्टी के लोगों से है, इसलिए बड़े कंफ्यूज्ड है। अभी हमारे माजिद भाई बोल रहे थे कि वीर सावरकर को वीर क्यों बोलते हो? अरे कम से कम अपनी शब्दावली पर जरा ध्यान दे लीजिए। आपके भाई जो मरे थे टेररिस्ट, वो तो आपके भाईजान लगते थे, उसके लिए आपके शब्द निकलते नहीं निकल रहे हैं। लेकिन जो एक स्वतंत्रता सेनानी था, उसके बारे में अशब्द बोलने में जरा भी हिचकते नहीं है। आप बात कर रहे थे 4500 किलोमीटर की यात्रा। अरे आपको तो यही नहीं पता है कि आपका नेता कितना किलोमीटर चला है। आप बात कर रहे थे कश्मीर की। कश्मीर 1992 में क्या था और कश्मीर आज 2023 में क्या है, आपको अंतर समझ में नहीं आता। आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते, चाह करके पोस्टर नहीं लगा सकते कि आपको पता है कि आपने पोस्टर लगाया तो आपकी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी, आतंकवाद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। यह बदलाव है, यह बदला हुआ कश्मीर है 92 का और आज का कश्मीर। यह डिफरेंस है, यह कांग्रेसियों को समझने की जरूरत है, जो समझना नहीं चाह रहे हैं। याना मीर, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आवाज आ रही है। याना मीर, माजिद हैदरी की बातें शायद आपने सुनी होंगी। बुरहान वानी कौन था, सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाते। 15-20 लोग मुश्किल से झंडा फहरा पाए, अब 40,000 लोग तिरंगा फहरा देते हैं। ये बदलाव नहीं है जम्मू कश्मीर में? देखिए, माजिद हैदरी साहब को शायद पता होगा कि जब उनके मनपसंद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी जब कश्मीर आए थे, 8 जवानों को मारा गया था, 6 सिविलियंस को मारा गया था, और हिजबुल मुजाहिदीन की इतनी मजाल के ओपनली क्लेम कर रहे हैं कि भाई अटैक हमने किया। लोग सारे घरों में दुकानें बंद करके बैठे थे, कहते जी हमें नहीं चाहिए कोई नेशनलिस्ट पार्टी यहाँ कश्मीर में। और आज इनके चहीते यूथ लीडर, जो लगता है कि मरते दम तक यूथ लीडर ही रहने वाले हैं। तो ये जो इनके यूथ लीडर हैं, ये आते हैं 40,000 लोगों या 4 लाख लोगों जो तिरंगा उठा रहे हैं उनके सामने और उनके साथ चल रहे हैं। माजिद हैदरी साहब, मैं आपको बता दूं, ये वो लोग हैं जो शायद मोदी गवर्नमेंट से किसी चीज को लेकर नाराज होंगे। शायद उनको प्रोमिसेस कुछ किए गए थे, वो प्रोमिसेस फुलफिल नहीं किए, नाराजगी की वजह से वो राहुल गांधी के साथ जुड़े हैं, वरना इससे पहले तो कभी वो जुड़े नहीं थे कांग्रेस पार्टी के साथ, कभी नहीं। ये आपको भी पता है। अच्छा, कांग्रेस कौन सी पार्टी है? 2010 से लेके जिस दिन तक 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 नहीं हुआ, उस दिन तक कितने लोग, 24 पीपल डाइड ऑफ पैलेट्स एंड 139 पीपल इंजर्ड, जिंदगी भर के लिए ब्लाइंड हो गए पैलेट गन्स की वजह से। ये था आपका कांग्रेस गवर्नमेंट जो कभी भी दिल नहीं जीत सकी। और आज किसकी बात, और आज क्या बोल रहे हैं? आज आपने 2019 की बात किसी को देखा है जो पैलेट से मर रहे हैं या ब्लाइंड हो रहे हैं? आप इस चीज को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात करते हैं कि, और सावरकर का क्यों उठा लेते हैं हमेशा यहाँ टॉपिक? हम भी कह सकते हैं भाई, इंदिरा गांधी ने, हम भी इंदिरा गांधी जी का टॉपिक ले सकते हैं कि कैसे उन्होंने सिखों को मारा। मैंने बहुत सुन लिया, सावरकर का नाम लेंगी ना तो मेरा खून खोल उठता है। तो आपका खून खोलेगा तो दूसरे का खून नहीं खोलेगा। सावरकर ने किया क्या? जो बंदा जेल में बंद था, जिस बंदे ने 6000 पंक्तियां लिखी जेल में, खून में लहूलुहान होकर, गंदगी के बीच में बैठकर, जिसने 6000 पंक्तियां लिखी, उस इंसान से आपको क्या तकलीफ है? और आज की तारीख में 1 मिनट याना मैं आता हूँ। आपका सावरकर से प्रॉब्लम है, मुगलों से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है आपकी क्या राय है। जी ठीक है, नहीं मैं आता हूँ। माजिद हैदरी सुनिए ना, माजिद हैदरी सुनिए। कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ तब खून खोला था, आज एक फिर कश्मीरी पंडित को मार दिया गया, खून खोला। जवान शहीद होता है, खून खोला। बुरहान वानी पर खून खोलता है सर आपका। जब सवाल पूछ देता हूं तो आपको दिक्कत हो जाती है। चलिए शांत रहिए सर, बात मुझे आपकी बात कहनी थी। आसिफ सोहेल, अरे हो जा माजिद हैदरी, शांत रहिए, आवाज आपकी डाउन है सर। आसिफ सोहेल से मैं बात कर रहा हूं, मैं आसिफ सोहेल से बात कर रहा हूं, माजिद हैदरी से अभी नहीं। रुक जाइए आसिफ सोहेल, अब स्टोन पेंटिंग नहीं होती है, अब स्टोन पेंटिंग नहीं होती है, अब नहीं वहां पर नारे लगाए जाते हैं, अब नहीं भाजपा में पाकिस्तान का झंडा दिखाई देता है। गांधी जी की हत्या का ये बदलाव नहीं है। केस खुलवा दो, नहीं रुक जाइए माजिद हैदरी, आसिफ से सवाल था। गांधी जी की हत्या का। सर मुझे आप क्या बोल रहे हो सुने नहीं आ रहा है। आप पहले आवाज दूसरों की रोकिए और उसके बाद मेरा मुझसे सवाल कीजिए। आप पीसीआर माजिद हैदरी की आवाज डाउन करिए, ठीक है? आसिफ भाई, ये स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है, विवादित नारे नहीं लगते हैं, कौन कब क्या बोलकर चला जाए वो घटनाएं बहुत कम हो गई है सर। पाकिस्तान का झंडा लाल चौक के आसपास नहीं दिखाई देता, अब सिर्फ तिरंगा लहराता है। बदलाव है कि नहीं? देखिए, बदलाव है तो बराबर है। आवाम को पूछिए, आप वहां की आवाम जानती है
कि क्या बदलाव है, किसको क्या फायदा हुआ है आर्टिकल 317 से। देखिए, मैं कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट एक जो विचारधारा लेकर राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले थे, ये धर्म को जोड़ने की, मुल्क जोड़ने की कोशिश की थी। देखिए, एक जातियों को जोड़ने की कोशिश की। कश्मीर में लोग आज भी परेशान है, नहीं है बोल के नहीं है। देखिए, कश्मीर में लोग तालीम चाह रहे हैं, सुनिए सर, कश्मीर में लोग तालीम चाह रहे हैं, एजुकेशन चाह रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं, वहां पे नौकरियां चाह रहे हैं। वो अहम मुद्दा है। कौन किसको क्या बोल रहा है, कहां पे कौन तिरंगा लहरा है, उससे कोई मायने नहीं रखता। काम डाउन सर, कौन सा धर्म जोड़ रहे थे? बोलिए, कौन सा धर्म जोड़ रहे थे राहुल गांधी? सब धर्म को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुल्क में आज तिरंगे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, सुनिए आप, मुल्क में जो आज तिरंगा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपका और मेरा सबका फर्ज है ये मुल्क को जोड़ने के लिए। राहुल गांधी का भी फर्ज है, आपका भी और मेरा भी है। हम हर वो ताकत के खिलाफ काम करेंगे जो इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश करेगा। आप, मैं वही बोल रहा हूं ना, आप भी मेरा साथ दीजिए। टूटा था, अनाज टूटा है ना, कभी टूटेगा सर। मैं देखिए, अरे दिख रहा है ना, तोड़ने देखिए, जो आज नफरत की बीज डाली गई है मुल्क के अंदर, धर्म के नाम पर एक सियासी चीज खेली जा रही है। क्या हो रहा है? आज लोग परेशान है, नौकरियां कहाँ है, डेवलपमेंट नहीं है, सिवाय एक तो किसी को नौकरी नहीं मिल पाई, किसी को नौकरी नहीं मिल पाई तो नफरत कब हो गया? लोगों को बताइए, कितने लोगों को नौकरी मिल रही है? आप दिखाइए ना, आप रिकॉर्ड बताइए। आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप और मैं बोलने से नहीं होता। देखिए, जो एजेंसीज बता रही है नौकरी लोग के पास नहीं है, कितने लोग भूख में रहे, हॉस्पिटल का क्या कंडीशन है आज मुल्क के अंदर, वो अहम है। आज हमारा, आज देखिए LIC का क्या हो गया, पूरी तबाह हो गई है। SBI को देखिए, आप पूरा तबाह हो गया है। वो चीज के ऊपर बात करिए। आता हूं सर। अरे सर, डिबेट देखिए, ये मुल्क का हिस्सा है। देखिए, आप जो बीजेपी का एजेंडा है उसके ऊपर तो डिबेट नहीं करेंगे आप। डिरेल मत करिए सर, डिरेल कोई भी करेगा मैं बीच में आ जाऊंगा। अनुज आत्रे साहब, राहुल गांधी ने एक लाइन कही, सत्ता के लिए में किसी से भी मिल जाएंगे भाई, जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी। सर एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए। आत्रे साहब, किसी से भी क्या मतलब है? स्पष्ट मतलब है, मुझे लगता है आप जैसे तो वरिष्ठ पत्रकार, तो बताइए ना सर, नहीं समझ पाता हूं मैं। हाँ, थोड़ी सी कम समझ है सर। नहीं, ये आतंकवादी के संगठनों से नहीं मिलेंगे, लेकिन जो नहीं, राहुल गांधी ने कहा सत्ता के लिए किसी से भी मिल जाएंगे। सर, किसी से भी क्या मतलब है, वो एक लाइन में समझा दीजिए। आपने बोला, मैं जवाब दे रहा हूं। जो भी सांप्रदायिकता की ताकत और जहर इस देश में फैला रहा है, उनको मिटाने के लिए जो भी इस देश में विकास की बात करेगा, जो भारत जोड़ने की बात करेगा, जो राहुल गांधी जी ने यात्रा अपनी शुरू की, अरे राहुल गांधी ने भारत जोड़ने में जो देश के साथ हमारा साथ देगा, हम उनके साथ जुड़ेंगे, उनको साथ जोड़ेंगे। बीजेपी के लिए कहा कि ये सत्ता के लिए किसी से भी मिल जाएंगे, किसी से भी अपनी बात कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी की बात बिल्कुल निश्चित तौर पर उन्होंने जो कही, इनको सत्ता का लालच है, सत्ता का सुख लेना है इनको, तो सारी आइडियोलॉजी इनकी ताक पे रख देते हैं। किसी से भी मिल जाएंगे, किसी से किससे मिल रहे हैं ये बताइए। देखिए, जो लोग इनके सबसे बड़े धुर विरोधी हैं, जो इनकी नजर में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जो सबसे बड़े आतंकवादी हैं, जो इस देश को जो है बांटने का, तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन जब सत्ता चाहिए होती है, आतंकवादी से मिल गए जो आतंकवादी के पैरोकार हैं, जो आतंकवादी के समर्थक दल थे, PDP जो। अरे तो आपने भी तो बनाई साहब। नहीं, सुनिए मेरी बात। उनको लेकर अगर महबूबा मुफ्ती, लेकिन हमने उनके ऊपर इस तरह का आरोप नहीं लगाया ना। निकालना चाहिए था सर भारत जोड़ो यात्रा से जी, मुझे रखना ही नहीं चाहिए था। मुझे बोलने तो दीजिए, आप मुझे बोलने तो दीजिए, ऐसे कैसे होगा? मैं आप ही के पास हूं, लेकिन आप लाइन से हट जा रहे हैं सर। मैं लाइन से नहीं हट रहा हूं सर, मेरी बात सुनिए, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं। हमने नहीं आरोप लगाया, सबसे बड़ा आरोप इन्होंने लगाया, और लेकिन सबसे ज्यादा साथ इन्होंने दिया। ये वही PDP थी ना जिसने जो है अफजल गुरु को शहीद का दर्जा दिया, और इन्हीं की जब विधानसभा में जो है बीफ की पार्टी की, इनके विधायकों के सामने बीफ की पार्टी हुई, और इन्हीं के रहते वहां पर कश्मीर में कितने बड़े, इस देश का सबसे बड़ा हमला, पुलवामा अटैक इनकी सरकार के रहते हुए। मुंबई अटैक किसके समय हुआ? अरे सर, यहाँ कंपटीशन नहीं हो रहा है। अरे आप कश्मीर, मैंने तो बाकी नहीं, आप देखिए डिरेल कौन कर रहा है, बात कश्मीर की हो रही है ना। आपने बात कश्मीर, अगर कश्मीर, कश्मीर, हम कश्मीर, मैं इस तरह से तो पार्लियामेंट, हम देखिए, मैं तो सारे चर्चा कर लेते हैं। आपने कश्मीर पे चर्चा करनी है तो मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं अभी। मुंबई की बात करनी है तो पार्लियामेंट अटैक की भी बात कर लीजिए। नहीं तो मैं पार्लियामेंट अटैक की भी बात कर लीजिए। मैं कह रहा हूं सारे अटैक हमारे लिए दर्दनाक है। मुंबई का अटैक हमारे लिए बहुत पीड़ाजनक था, पार्लियामेंट का अटैक हमारे लिए पीड़ाजनक था, पठानकोट का अटैक हमारे लिए पीड़ाजनक था, उरी का अटैक हमारे लिए पीड़ाजनक था, और सबसे बड़ा दर्द उस समय हुआ। पा रहे हैं कि किस लाइन पर आगे बढ़ना है। आपने मुझसे पूछा, आपकी आवाज स्पष्ट चला भाई, आप ही से मैं कह रहा हूं कि ना राहुल गांधी समझ पाए, ना यहां पर आत्रे समझ पाए, आत्रे साहब समझ पा रहे हैं कि किस लाइन पर आगे बढ़ना है, कैसे बीजेपी पर हमला करना है। आप लोगों के लिए बड़ी विन-विन सिचुएशन है।
नहीं देखिए, ऐसा कि महबूबा मुफ्ती को लेकर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं और अभी राहुल गांधी की जो कथित तैयार भारत करके जोड़ो दे दीजिए, यात्रा लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। बोलने दीजिए भाई, बोलने देखिए, आप स्टूडियो में उनको खड़ा कर रखे, हम लोग को बोलने की हमारी आवाज नहीं, बोलिए सर, बोलिए। एक मिनट आत्रे साहब सुनिए। नहीं, आप आते साहब बेचैन मत होइए, आपकी हकीकत पूरा देश जानता है और आप खुद भी जानते हो। नहीं, कोई बेचैनी नहीं, आप बोलिए, हम आपको सुन रहे हैं, बोलिए। बोलने दीजिए, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो सकते हैं, पर आप भी जब अपने घर जाते होंगे तो आपके घर के लोग पूछते होंगे कि कौन सी पार्टी में आप हैं, जो पार्टी भारत के खिलाफ काम करती है, तो समझते आप भी है, लेकिन आपकी मजबूरी है। और महबूबा मुफ्ती की आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती वही है ना जिनको भारत जोड़ो यात्रा में आप अपने साथ लेकर घूम रहे थे, जिन्होंने आपका वेलकम किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ महबूबा मुफ्ती जब तक रही, आप पता कर लीजिए क्या क्या हुआ। जितने आतंकी थे उनका सफाया हुआ, जम के उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और महबूबा मुफ्ती के बारे में आरोप लगने लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर चल रही है, और यही कारण था कि उनको छोड़कर भागना पड़ा। महबूबा मुफ्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था वो इस रूप में आया। आपके साथ कैसे आया? आपका जब महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन होता है तो आपकी नेता ये कहती है कि बाटला एनकाउंटर में आतंकवादियों के मरने पर सोनिया जी रोती हैं। इसको कहते हैं आतंकवादियों के साथ गठजोड़। कि जब बाटला एनकाउंटर हो रहा था तो इस देश का एक ईमानदार बहादुर जाबाज अफसर महेश चंद्र शर्मा अपना बेटा उनका इलाज बीमारी से भर्ती था अस्पताल में, और शर्मा जी एनकाउंटर प्लेस पर थे, शहीद हो गए। और शहीद होने के बाद सलमान खुर्शीद ने खुलासा किया कि सोनिया जी किसके लिए रोई? शर्मा जी के लिए नहीं रोई, जो आतंकी मारे गए थे बाटला एनकाउंटर में उनके लिए रोई। इसको बोलते हैं आतंकवादियों के साथ गठबंधन। आप बार बार आजादी की बात करते हैं, किसने कांग्रेस बनाई? जो अंग्रेजों का एक अफसर था एओ ह्यूम। एओ ह्यूम क्या था? अंग्रेजों का अफसर था। तो मुझे तो वही कहानी याद आती है कि कोई एक मिल थी, उस मिल में कर्मचारियों ने स्ट्राइक की, कर्मचारियों में से किसी एक व्यक्ति को उठा के मिल के मालिकों ने नेता बना दिया। कर्मचारियों को लगता था कि ये नेता हमारे लिए लड़ रहा है, लेकिन वो नेता तो मालिकों के लिए लड़ रहा है। मैं दूंगा, इसके बाद समय दूंगा। एक और क्रॉस क्वेश्चन है, एक और मैं आपको समझ दूंगा। शलभ भाई ये कह रहे हैं, राहुल गांधी ने जो बात कही, शलभ भाई एक छोटा सा सवाल जवाब दे दीजिए, फिर आत्रे साहब एक साथ आपका जवाब देंगे। राहुल गांधी ने कहा आप लोग सत्ताराही हैं, सिर्फ सत्ता का फल लेना जानते हैं, वो सत्याग्रही हैं। सत्याग्रही बनाम सत्ताराही, यह है 2024। राकेश भाई ये तो पूरी दुनिया जानती है। और कौन सत्याग्रही है मैं नाम लेना शुरू करता हूं। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी और जीजा जी। इससे बड़ा प्रमाण क्या है? खानदान तैयार नहीं सत्ता छोड़ने के लिए, सत्ता ही चाहिए। सत्ता के बगैर दाढ़ी बढ़ा के घूमेंगे, मैं बिल्कुल अजीब हरकतें करेंगे। अरे इतना ही सत्ता का मोह है तो ऐसे काम भी करिए। लेकिन आपको जनता ने जवाब दिया, अमेठी से ऐसा हराया, आपके घर से हराया कि आपको वायनाड भागना पड़ा। और अब आप जो कृत्य कर रहे हैं, आप जो बार बार देश के खिलाफ काम करते हैं, धारा 370 के पक्ष में खड़े होते हैं, चाइना के सैनिकों के पक्ष में बोलते हैं, हमारे सैनिकों के खिलाफ बोलते हैं, अगली बार याद रख लीजिएगा कि वायनाड छोड़कर भागना पड़ेगा और जाके पनाह मिलेगी। अरे शलभ भाई, क्योंकि आपके भीतर देश के जो राष्ट्रवाद है उसके कोई लक्षण नजर नहीं आते। शलभ भाई आत्रे साहब जवाब देंगे। मैं एक बात कह दूं, अब राहुल गांधी की दाढ़ी वो कितनी बड़ी रखे छोड़ दीजिए सर, ये तो कम से कम उनके ऊपर छोड़ दीजिए, क्यों उनकी दाढ़ी के पीछे पड़े। आत्रे साहब देखिए, मैं जवाब देता हूं। शलभ जी ने 2-3 बातें की। सबसे पहले तो इन्होंने महबूबा मुफ्ती के ऊपर जो अपनी सरकार चलाई उसको भूल गए कि महबूबा मुफ्ती के टाइम और इनकी जब सरकार थी, इन्हीं की सरकार थी ना जब एनआईटी की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने तिरंगा यात्रा निकाली थी जम्मू कश्मीर में, और लाठियों से पीट करके उनको भगाया था कि आप तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रहे हो हमारे राज्य में। भूल गए हैं क्या महबूबा मुफ्ती के साथ आपकी जब सरकार थी? और आप महात्मा गांधी और सरदार पटेल पे भी उंगली उठा दें। जब एओ ह्यूम की बात करते हैं ना आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की स्थापना की बात, तिरंगा यात्रा निकली, कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, जरा बोल, आप सुनने का धैर्य तो रख लीजिए, सुनने का धैर्य रख लीजिए। मुफ्ती जो भाजपा के, अगर इतनी अच्छी आपके साथ सरकार चल रही थी महबूबा मुफ्ती की, तो आपने सत्ता क्यों वहां छोड़ी उसके साथ? क्यों गठबंधन तोड़ा? आपके जम्मू कश्मीर के नेता कुछ और भाषा बोलते रहे, दिल्ली में बैठ के नेता कुछ और भाषा बोलते रहे। क्यों 3.5 साल जब जैसे चुनाव आने लगे 2019 के, आपको याद आ गया कि महबूबा मुफ्ती की सरकार गलत है, महबूबा पीडीपी गलत है? मुफ्ती जब तक हमारे साथ थी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का, हाँ बिल्कुल, बुरहान वानी के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, बुरहान वानी के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, पत्थरबाजों के साथ खड़े थे, पत्थरबाजों के साथ खड़े थे, बुरहान वानी के साथ खड़ी थी महबूबा मुफ्ती। और आपके विधायक और मंत्रियों में हिम्मत नहीं थी चुप बोलने की, जब ये वही महबूबा मुफ्ती थी जिसके विधायकों ने जो है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बीफ पार्टी की थी, खुलेआम बीफ बांटा था वहां पे, और आपके विधायकों में हिम्मत नहीं थी चुप बोलने की। ये आप ही की सरकार थी। अरे सुन लीजिए शलभ जी, आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार, आपके अरे सुनेंगे अब सुन लीजिए ना, मैं एक एक करके बोलने, आपने बोला एक एक करके सुन लीजिए। आप ही के मंत्री गृह मंत्री होते थे ना हंसराज अहीर जी, पार्लियामेंट में उन्होंने बोला था
कि 500% आतंकवाद बढ़ गया है, 500% घुसपैठ ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, आगे 100% से ऊपर सिविलियंस की हरकतें। नहीं, अंतिम सवाल इनका जवाब, एक सवाल को लेकर कहते हैं कि सरकार बनी, उन्होंने तो कह दिया नहीं साहब नहीं बनानी चाहिए थी, इसीलिए गठबंधन तोड़ दिया। आप तो सर स्वीकार नहीं कर पाते। थोड़ा साहब, जब 2019 के चुनाव सर पे आ गए तब तोड़ना पड़ा। फिर माजिद एक 10 सेकंड और दीजिए मुझे राकेश जी, 10 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है, चलिए। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के गठन पे सवाल उठाया एवं यूं को बताया कि जिस तरह से कोई यूनियन का एक नेता खड़ा हो जाता है, तो आप ये बता दीजिए उसके बाद हमारे नेता जवाहरलाल नेहरू जी से तो चलिए आपको बहुत एलर्जी है, उनके तो आप खिलाफ पूरे भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी लगी है, लेकिन महात्मा गांधी क्या थे? वो भी तो कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को यूज कर देना चाहिए। सरदार पटेल साहब कौन थे? सरदार पटेल साहब कौन थे? लेकिन देखिए, सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए मेरी बात, क्या गांधी जी ने उसके बाद कांग्रेस पार्टी में रहे या नहीं रहे? क्या गांधी जी ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने का बनाने का प्रस्ताव दिया या नहीं दिया? क्या सरदार पटेल साहब कांग्रेस में थे या नहीं थे? क्या कांग्रेस के नेता थे? आप वाले कांग्रेस के नेता नहीं थे? संजय राणा, वो बता दीजिए, कहने से नेता बदल जाएंगे, आपके कहने से क्या इतिहास बदल जाएगा? इतना इतिहास को बदनाम करने का प्रयास कर, इस कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। क्यों नहीं भंग किया था? आपको अच्छी तरह पता था जिस दिन कांग्रेस भंग हो गई तो आप भंग हो जाओगे। छोड़िए इस बातों को, चलते हैं नए मुद्दे पे। देखिए, राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जब भी आप नेतृत्व को बनाना चाहते हो तो राकेश भाई एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, मैन पावर, इसको कहते हैं मानव संसाधन। ये बता दीजिए इस पार्टी का मानव संसाधन इस समय कहां पे है? आप राजस्थान की हालत देख लीजिए, पायलट वर्सेस गहलोत। आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए, बघेश देव सिंह। आप चले जाइए, पंजाब खत्म हो चुका है। ये भाई पार्टी इतनी ज्यादा अंदरूनी कलह से गुजर रही है, ये मोदी का मुकाबला नहीं, ये अपना मुकाबला कर रहा है। एक नेता दूसरे नेता से मुकाबला कर रहा है, गहलोत पायलट से मुकाबला कर रहा है और राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मुकाबला कर रही है। अगर 10 सेकंड आपको राकेश भाई छोड़िए ना सर, इसमें संजय राणा उनकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है छोड़ दीजिए सर, वो देख लेंगे अंदर खाने में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल छोड़ दीजिए सर, उनकी पार्टी में क्या चल रहा है छोड़ दीजिए। देखिए 10 सेकंड मैं किसी पार्टी का अंदरूनी मामला डिस्कस कर रहा हूं। ये बताइए 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, कितने महीने पहले उन्होंने ज्वाइन किया था? 2 महीने पहले। अरे भाई, आपका सरनेम गांधी लग जाता, प्रेसिडेंट बन जाते हो, या आपका सरनेम गांधी हो जाता, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो। आपके अंदर योग्यता क्या है ये बताइए। किसी भी नेतृत्व करने के लिए, किसी नेता के लिए आपकी बात कम से कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी बात हुई सर, आपकी बात हुई संजय राणा हुई सर आपकी बात। ये बताइए, मैं छोड़ दीजिए सर, मैं किसी नहीं मैं किसी भी पार्टी का अंदरूनी मामला यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, छोड़ दीजिए ना सर। नहीं, मैं यहाँ पर राष्ट्रवाद में सर सिर्फ राष्ट्र की बात करता हूँ, राष्ट्र के मुद्दों पर चर्चा करता हूं। माजिद हैदरी, कब आपको समझ में आएगा, या आप लोगों की जो सियासत वाली दाल रोटी है जम्मू कश्मीर में वो इसी बात पर चलती है कि मोदी का विरोध करते रहो, डराते रहो? देखिए राकेश भाई, विरोध की बात, आतंक की बात और कश्मीर की बात हो रही है तो मैं पूरे देशवासियों को बता दूं कि अगर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और एलके आडवाणी जी ने अजहर मसूद की आरती उतार के उसे कंधार में नहीं छोड़ा होता तो आज इस देश में कोई आतंक नहीं होता, कोई पुलवामा नहीं होता, कोई बम्बे नहीं होता, कोई एक तो सही शब्दों का चयन करना सीखिए, कोई उड़ी नहीं होता, सही शब्दों का चयन करना सीखिए। जो आरती उतारी ना अजहर मसूद की अटल जी ने, उसी आरती का संन्यास आज हम उठा रहे हैं। तो आतंक कब का रो रहा है आदमी, रो रहा है कि अटल जी ने जो आरती उतारी की अजहर मसूद। अरे सुनिए माजिद हैदरी, एक तो शब्दों का चयन सही किया करिए सर। कैसे क्या कहूं, याना जिन लोगों की पैरोकारी यहाँ पर माजिद हैदरी कर रहे हैं, या फिर जो अलगाववादी नेता टुकड़े भर के बैठे हुए जम्मू कश्मीर में, अगर उनकी पैरोकारी नहीं कर रहे होते कब का आतंक खत्म हो चुका होता। जब वो गए थे पाकिस्तान, आपके अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब गए थे, जब जिनकी आप यहाँ पर जिनकी बात कर रहे हैं वो बेचारे गए थे ना पाकिस्तान, जब वापस आए क्या हुआ? कारगिल वॉर। जब मोदी जी गए थे पाकिस्तान, जब वापस आए क्या हुआ? पठानकोट। आप उन लोगों की तरफदारी कर रहे हैं जो हमेशा बैकस्टैबिंग करते हैं। वही कह रहा हूं ना कि भाजपा की पॉलिसी देखिए ना, आपने तो खुद एक्सपोज कर दिया। याना जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने बता दिया कि भाजपा की पॉलिसी नहीं है देश के प्रति कोई। बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज एक्सपोज कर दिया कि भाजपा क्या करती है। एक प्रधानमंत्री जाते हैं तब भी पीठ में छुरा घोंपा जाता है, दूसरे जाते हैं तब भी पीठ में छुरा घोंपा जाता है। बहुत खूब, थैंक यू, धन्यवाद। यासीन मलिक के साथ फोटो ही खींचना, ये आपकी पॉलिसी है, ये पॉलिसी है। अरे हुर्रियत से पहली भेंट वार्ता माननीय अटल जी ने की, एलके आडवाणी जी ने की, सब हुर्रियत के नेता गए थे दिल्ली में चाय पीने, पकोड़े खाने, बिरयानी खाने, और खुद बना रहे थे। अटल जी और एलके आडवाणी जी खुद पका रहे थे उनके लिए पकोड़े। जाके देख लीजिए पुराने कांग्रेस वाले दिखा देंगे। पीठ में छुरा घोंपा, पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपा, ये आप बोले,
और आपने कहा कि याना ने इस बात को सेकंड कर दिया, तो उस पाकिस्तान से बात तो नहीं करनी चाहिए। हमने कब बात की? आप ही तो भाजपा ही तो कहती है बात करनी है। जब मिठाई बांटने आप 15 अगस्त को चले जाते हैं हमारी सेना अटल जी बात करके बातचीत करनी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे माजिद हैदरी, मेरे ही शो में कह रहे थे सर। चलिए ठीक है, आप बात सुनिए। देखिए वक्त इतना ही है, कहते हैं कि मुसलमानों के लिए चीजें बेहतर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, माफी के साथ वक्त इतना ही है। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।